नहीं, हो ही नहीं सकता, हम बताएंगे ना। जिस हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते, राम राम। सर, पीछे का छूटा हुआ कवर कैसे कर, अगर अभी बैच लिया है आपने तो अभी, फिर तो अभी वाला तो नहीं करो। अगर आपने अभी बैच परचेज किया है तो फिर पीछे वाला मत करो, अभी अभी यहीं से कर लो, क्योंकि थोड़ा पीछे वाला काफी लंबा खिंच जाएगा। अच्छा, कल हम बेटा कहाँ तक थे? आज हमारे ये दो टॉपिक जो बचे हुए हैं हम इनको पूरा करेंगे। ये पजेसिव प्रोनाउन, आज का हमारा जो टॉपिक है पहला वो है पजेसिव प्रोनाउन। चलिए भाई, पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है मेरे भाई? पजेसिव प्रोनाउन की पहले तो थोड़ी सी आपको मैं हल्की सी एक कहानी बता दूं। देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा पजेसिव एडजेक्टिव, और फिर आपने पढ़ा होगा पजेसिव प्रोनाउन। मतलब इसी में आपने एक टेबल पढ़ी होगी, तो मैं उनमें दो चीजों में फर्क बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई माई और माइन में क्या डिफरेंस है, तो माइन अपने पीछे कभी भी नाउन नहीं लेगा, और माई हमेशा अपने पीछे क्या लेगा? नाउन। तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन पर अधिकार दिखाते हैं, और ये प्रोनाउन है, इनके पीछे कभी नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क है। तो ऐसे ही बाकी सारे लिख सकते हो, जैसे हम कहेंगे आर, तो आर अपने पीछे क्या लेगा? नाउन लेगा। आर्स अपने पीछे नाउन नहीं लेगा। हमने कहा योर, तो योर अपने पीछे नाउन लेगा, लेकिन योर्स अपने पीछे नाउन नहीं लेगा। हमने कहा हर, तो हर अपने पीछे नाउन लेगा, लेकिन हर्स अपने पीछे नाउन नहीं लेगा। हमने कहा देयर, तो देयर के पीछे नाउन लगेगा, लेकिन देयर्स के पीछे नाउन कभी भी नहीं लगेगा। हमने कहा हिज, हिज अपने पीछे नाउन लेगा, लेकिन वही हिज किसका भी काम करता है? प्रोनाउन का भी काम करता है। इसमें दोनों सेम होते हैं। ठीक है भाई, तो ये फर्क है पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में। ये वाले हमेशा अपने पीछे नाउन लेते हैं, और इनके पीछे अगर तुमने गलती से नाउन लगा दिया तो भाई वो सरासर एरर हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। हाँ तनुज, ठीक है, यही है बेटे। पजेसिव प्रोनाउन डू नॉट टेक नाउन विद देम, पजेसिव प्रोनाउन अपने पीछे कभी भी नाउन नहीं लेता। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन जरूर लेता है। तो बात वही है, हम कह सकते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, या यूं कह दो कि माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके यूजेस पे। पहला यूज, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जोड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल हुआ हो, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी, और एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। ये तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की याद दिला रहा है कि अगर ईच या एवरी का इस्तेमाल हो गया तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा बनेगा? सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी भाई? फिर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और जब वर्ब भी सिंगुलर लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर एडजेक्टिव भी कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, तो इट्स या देयर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका हिज। नेक्स्ट, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट शुड गिव, फिर से आ गया ईच एंड ईच, तो इसका मतलब देयर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिज।
ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब themselves तो नहीं होगा क्योंकि ईच ईच आ गया तो सिंगुलर है। अब इसमें हिमसेल्फ भी आ सकता है, हरसेल्फ भी आ सकता है, क्योंकि दोनों हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों में कोई सा भी आ सकता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ में से दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, ईच मैन एंड वुमेन शुड सर्व, देयर नहीं होगा क्योंकि ईच आ गया तो सिंगुलर हो गया। अब इसमें हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, एक ही देगा पेपर में ऑप्शन में। ये मैंने दोनों इसलिए लिख दिए जिससे कि आपको पता रहे कि दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। अगला पार्ट बी, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल एक से पहले आए तो एक ही व्यक्ति का जिक्र होता है। ये हमने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ही एक तरीके से रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक से पहले आर्टिकल लगेगा तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर, यहां पर खजांची एक ही आदमी है क्योंकि आर्टिकल एक से पहले लगा है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसीलिए आपकी वर्ब भी क्या लगी है, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो देयर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, हिज ड्यूटी। या अब यहां दोनों से पहले आर्टिकल, द सेक्रेटरी एक व्यक्ति हो गया और द ट्रेजरर दूसरा व्यक्ति हो गया। तो अब दो व्यक्ति हो गए, तो दो व्यक्ति के लिए आप हिज नहीं लगाओगे, आंसर क्या हो जाएगा, देयर। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में तो हमने यही पढ़ा था, बट वहां सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब पढ़ी थी। अब हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी पढ़ रहे हैं और ये प्रोनाउन एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं यहां पर। बस इसी को नया रूप दिया उसने। द प्रिंसिपल एंड टीचर, अब देखो हर बच्चा जानता है एक से पहले आर्टिकल है तो दोनों एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। तो इसीलिए देमसेल्फ ना आके क्या आंसर हो जाएगा आपका, देमसेल्फ की जगह हिमसेल्फ। अगर कलेक्टिव नाउन, ये तो हमने पढ़ा है ना, जैसे मान लो ज्यूरी है, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, अगर उसके ओपिनियन डिवाइड हो रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा, और अगर उसके ओपिनियन सेम है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था, सेम ही तो पढ़ा था। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। तो ज्यूरी ने अपना निर्णय दे दिया है, तो ज्यूरी ने निर्णय दे दिया मतलब सर्वसम्मति से दिया होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब वर्ब सिंगुलर तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर। अब ज्यूरी क्योंकि एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर है, तो इसीलिए इट्स आएगा यहां पर, देयर नहीं आएगा। देयर तब आएगा जब वो प्लूरल होता, और प्लूरल होता तो यहां भी वर्ब प्लूरल होती। द टीम वर डिवाइडेड, पहले तो टीम डिवाइड है तो वॉज की जगह हो जाएगा वर। दूसरी बात, अब ये प्लूरल का काम कर रहा है, और प्लूरल का काम कर रहा है तो देयर आंसर होगा, ना कि इट्स। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था कल वही, मतलब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में उसी का पार्ट है ये एक तरीके से। अगला, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं एज वेल एज से, अलोंग विद से, ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में हमने पढ़ा हुआ है, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगती है। लो, द पीएम एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स, तो एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, S1 के अकॉर्डिंग। S1 के हिसाब से आप देखो यहां पर हैज है, तो फिर S1 के हिसाब से क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, देयर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, याद आ रहा है जो हमने पढ़ाया था, सेम बिल्कुल वही है ये। द ओल्ड मैन, अनलाइक, अनलाइक प्रपोजिशन है, इसके बाद जो लिखा होगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कैसा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। अब जब सिंगुलर के हिसाब से वॉज है तो इसका आंसर देयर नहीं होगा, क्या होगा, हिज हो जाएगा। द चिल्ड्रन एंड नॉट, अब एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। चिल्ड्रन क्या है यहाँ पर, प्लूरल, तो उसके प्लूरल के हिसाब से ही तो हमने क्या लगाया, आर, और इसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, देयर। तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पहले पढ़ने का फायदा हो गया। सर प्रैक्टिस कब होगा, मेरे भाई मैंने कहा था अगला टॉपिक PQRSE कराऊंगा, कल बोली थी ना ये बात, बोली थी कि ना बोली थी, बताओ बोलो, बोली थी कि नहीं बोली थी। मैंने बोला था कि अगला टॉपिक PQRSE कराऊंगा, लेकिन इस चैप्टर को तो पहले पूरा हो जाने दो। अगर ये चैप्टर कल पूरा हो जाता तो मैं आज करा देता, लेकिन अब पूरा नहीं हुआ है तो आज पूरा करके कल करा देंगे, बट पहले PQRSE कराऊंगा आपको। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट आइदर और से, नाइदर नॉट से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो हमेशा बच्चों याद रखना वर्ब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, प्रोनाउन भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर, तो नाइदर नॉर में सेकंड वाला सब्जेक्ट कौन है, मैनेजर है, और मैनेजर में सिंगुलर है तो इसीलिए वॉज लगा है, और वॉज लगा है तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हुआ बात क्लियर। दूसरा, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलता है, तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल हो गई तो फिर एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा, क्योंकि मेरे भाई जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब और वैसा ही उसके हिसाब से लगता है एडजेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका आखिरी प्रोनाउन है, लेकिन ये बहुत कीमती प्रोनाउन है भाई, ध्यान से सुनना। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, देखिए
इसको समझने से पहले आप एक काम करो, मैं यहां से बताता हूं। 3 टाइप के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, ऐसे लिख लेते हैं आई और वी। आई हमेशा सिंगुलर के लिए और वी हमेशा प्लूरल के लिए। मतलब एक व्यक्ति होगा तो आई, और 2 व्यक्ति होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो वी। ठीक है, तो आई का मतलब हो गया मैं और वी का मतलब हो गया हम। ठीक है, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात होती है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर, और जिससे बात कर रहा है वो होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में यू ही सिंगुलर होता है और यू ही प्लूरल होता है, और ये होता है लिसनर। लिसनर का मतलब तो समझते हो, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम हो गए सेकंड पर्सन यू और मैं हो गया फर्स्ट पर्सन आई। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में दुनिया की हर चीज थर्ड पर्सन में आती है, इन तीनों को छोड़कर। ही शी दे इट, या कोई नाउन भी, सब थर्ड पर्सन में कैटेगरी में आते हैं। प्रोनाउन नहीं होता लेकिन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, देखो यही मैंने लिखा है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया ना, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला, जिससे बात कर रहा है वो लिसनर, और जिसके बारे में बात हो रही है, टू होम वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आप है सेकंड पर्सन, और मान लो हमने किसी राम श्याम के बारे में बात की, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, तो ये तो मैंने पिक्चर में समझा दिया आपको यहां तक। अब आ जाओ इससे आगे। नाउन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, ये अभी अभी बताया मैंने आपको। यूजेस क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, यहां से असली खेल स्टार्ट होगा। देखो, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको वर्ब दिखाई दे तो इस वर्ब से पहले हमेशा कौन सा केस लगाओगे, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद कौन सा केस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस। ये कहना चाह रहा है पहले टाइप में। लो जी, द फिशरमैन सेव्ड। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सेव्ड जो है वो क्या है अपने आप में, वर्ब। तो इस वर्ब से पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आई की जगह क्या हो जाएगा, मी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यू कॉमा हर, अच्छा जी, तो यू हो गया क्या आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखिए, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी जुड़ेगा या तो सब्जेक्ट 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 जुड़ेगा, या ऑब्जेक्ट 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 जुड़ेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, तो यू शी एंड आई, यू शी एंड आई ये बनेगा, तुम वो और मैं, तो 3 हो जाएंगे यहां पर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ही इनवाइटेड, अब देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या ही जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका मी। तो ही इनवाइटेड राजू एंड मी, उसने राजू को और मुझे। मोनू कुमार, पैसेज के बाद क्या, पैसेज, अच्छा पी क्यू आर एस के बाद पैसेज ही कराएंगे भाई। पार्ट बी, लेट टेक्स ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर इट, लेट अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अच्छा, ये तो रटने वाली बात हो गई, चलो ठीक है, दुनिया कहती है कि सर लेट अपने पीछे हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन मैं ये कहता हूं क्यों आता है, इसका रीजन क्या है। रीजन मेरे भाई ये है कि लेट भी तो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है ना, और वर्ब अपने पीछे क्या ही तो लेती है, ऑब्जेक्ट ही तो लेती है, तो इसीलिए लेट भी अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। तो आ जाओ बस, लेट वी नहीं होगा, क्या होगा, लेट अस डांस टुगेदर, ये इसका रीजन है। अब ये दोनों मुझे करके दिखाओ, सेकंड भी और थर्ड, दोनों का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा। हाँ जी बोलो भाई फटाफट जल्दी से आंसर। ओ मित्रा ओ यारा यारी भूल नहीं जाना, तो लेट के पीछे ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और इधर क्या हो जाएगा, मी, आई की जगह मी। दूसरा, लेट के पीछे विकास ऑब्जेक्ट,
रवि ऑब्जेक्ट, रहीम ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हर ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ सारे क्या ही बनेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ सारे ऑब्जेक्ट ही जुड़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। लो जी, लेट हिम। तो ये डाउट तो सबका क्लियर हो गया होगा, आ जाओ जी। एक बार जयकारा लगा दो सारे के सारे, सावन का महीना चल रहा है, एक बार जयकारा लगा दो, बोल शंकर भगवान की जय। चलो जी, पार्ट सी में क्या कह रहा है, प्रेपोजिशन। लो जी, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमेशा किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में। तो अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं लगाओगे, प्रोनाउन का कौन सा केस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट। देखो एक बात बता देता हूं, बट, जब भी बट का मतलब ये निकल कर आए एक्सेप्ट, तो बट और एक्सेप्ट दोनों ही अपने आप में क्या होती हैं, प्रीपोजिशन होती हैं। तो इसीलिए आ जाएगा एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़कर। ठीक है। एमएस धोनी ने काफी जिंदगी में हाइट अचीव कर ली है। अनलाइक, अनलाइक अपने आप में क्या होता है भाई, लाइक अनलाइक प्रेपोजिशन का काम करते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट तो यही होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो अनलाइक यू, हिम एंड मी, तुम्हारी मेरी तरह और उसकी तरह नहीं, उसने काफी हाइट ले ली है। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन। बिटवीन क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सिस्टर तो नाउन है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शी का क्या हो जाएगा, हर। एवरीवन, बट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हिम, और यहां पर क्या हो जाएगा, मी। एवरीवन एक्सेप्ट हिम एंड मी, उसे और मुझे छोड़कर हर किसी को जॉब मिली, वुड गेट अ जॉब। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू में टू क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा आपका, दैम। लीजिए भाई, पार्ट डी क्या कह रहा है। अच्छा, अब ये वो आ गया ऑर्डर वाला, जो आपने कभी कभी सुना होगा ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर सुने आपने, प्रोनाउन को दो ऑर्डर होते हैं, 2, 3 और 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ये होता है एक नॉर्मल सेंटेंस में, जब आपका सेंटेंस नॉर्मल होता है। लेकिन 1, 2, 3 होता है जब किसी सेंटेंस में क्राइम, गिल्ट, मिस्टेक, अपराध, ये सब दिखाया गया हो, तब होता है 1, 2, 3। तो 231, 123, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ये बनेगा आपका। ठीक है, आ जाओ जी। You, I and Amit have decided to embark upon a new venture. Embark upon का मतलब होता है स्टार्ट। तुमने, मैंने और अमित ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, डिसाइड किया। तो ये तो कोई क्राइम थोड़ी ना है, तो इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, यू, अमित एंड आई। क्यों, क्योंकि 2, 3 और 1, मैंने बताया था नाउन थर्ड पर्सन में आता है। सर बहुत पढ़ता हूं, फिर भी इंग्लिश के मॉक टेस्ट में 13 से 14 नंबर ही आते हैं। देखिए भाई, बहुत सारा पढ़ के सिर्फ मार्क्स जो हैं 20 में से 14 या 15 ही आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से मार्क्स नहीं आते हैं। अब पढ़ाई के बाद क्या कर दे बेटे, मॉक देने शुरू कर दे। मॉक में हो सकता है पहले 15 दिन नंबर ना बढ़े, लेकिन धीरे 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 जब तुझे गलतियां, कमियां, कहाँ मेरा क्वेश्चन कट रहा है, ये सब एनालिसिस के बिना यहाँ भी नंबर नहीं आएंगे। एनालिसिस करते चलना, तेरा एक एक नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि तू 5 मॉक टेस्ट लगाए और 14 से फिर तेरे 20 आने लग जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे नंबर बढ़ता है बेटे। शुरू में तो नंबर आराम से बढ़ जाते हैं, बट ऊपर चल के एक एक नंबर बहुत मुश्किल से बढ़ता है, तो टाइम लगेगा भी। देखो बेटा, इसमें भी गलती है। इसमें क्या ऑर्डर बनेगा, यू, राजीव एंड आई, क्योंकि कोई क्राइम नहीं है ना। अच्छा, इसमें भी कोई क्राइम नहीं है, तो क्या बनेगा, शी एंड आई। 2, 3, 1, 2 नहीं है सेकंड पर्सन तो काट दो, 3 एंड 1, सेम ऑर्डर रहेगा। क्या विच प्रपोजिशन होता है, नहीं। इफ ऑल द 3 persons और 2 out persons कम इन अ सिंगल सेंटेंस एंड समथिंग रॉन्ग। अच्छा, वही तो है ये क्राइम वाला। तो क्राइम वाला वो कह रहा है मेक अ मिस्टेक, गलती कर दी। अब गलती कर दी तो 1, 2, 3 कर दो, आई
यू एंड शी, आयुषी, आयुषी, आयुषी नहीं, आई यू एंड शी, 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो पेयर लिखा है ये गलत लिखा है। यू राजेश एंड आई क्या बनेगा? आई यू एंड राजेश, 1 2 एंड 3। किल्ड कर दिया ना, मार दिया ना उन्होंने। अच्छा एक चीज और भी है, अगर मान लो तीनों पर्सन आ जाएं लेकिन सब प्लूरल आए, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, और ही शी इट का प्लूरल होता है दे। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि ये सिंगुलर वाले ना आए, सिर्फ तीनों जब आए तो प्लूरल वाले आए, ये तो ऐसी कैटेगरी में भी ऑर्डर पता है क्या रहेगा? 1 2 3। फिर चाहे कोई क्राइम हो या ना हो, अपराध हो या ना हो, अगर तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल दिया हो तो फिर आंख बंद करके 1 2 3 लगा दो। जैसे इसमें देखो कोई अपराध नहीं है ना, लेकिन तीनों प्लूरल हैं, यहां भी तीनों प्लूरल हैं, तो आंसर क्या होगा? वी यू एंड दे। तो मतलब वी यू दे तब भी कभी भी आएंगे तो वी यू दे ही रहेंगे हमेशा, 1 2 3 ही रहेगा, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, इसमें अपराध वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इट एज डमी सब्जेक्ट एम्फेसाइजिंग इट, इसका मतलब है कि इट का इस्तेमाल हम जोर डालने के लिए भी किसी के ऊपर करते हैं। एम्फेसाइजिंग इट इसे कहते हैं। कैसे? जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा इट इज, मतलब इट के बाद या तो इज होगा या इट के बाद होगा वॉज, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और प्लस उसके बाद आएगी वर्ब। तो देखो कहने का मतलब यह है, मैं इसको इससे समझाता हूं कि यहां जो इट का इस्तेमाल हुआ है वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए हुआ है। एम्फेसाइज जब हम करते हैं तो वो सब्जेक्ट को ही करते हैं। अच्छा यहां पर सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। मीनिंग क्या निकलेगा? जैसे मैंने कहा इट इज, सॉरी इट वॉज आई, ये मैं था जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहा, तो मैं मतलब आई, यानी कि आप सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर। ये वो थी जो एक नई कार लेकर आई, तो इट इज शी, ये वो है जो कार लेकर आई है। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है और इट के माध्यम से, इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग इट, या डमी इट भी कह सकते हो। इट इज आई, फिर से आ गया, ये मैं हूं जो जिम्मेदार हूं इस चीज के लिए, तो इट इज आई, इट इज मी नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देता हूं। मान लो उसने कहा इट इज दे ऑब्लिक देम हु आर गोइंग देयर, ये वो हैं जो वहां जा रहे हैं। तो बताइए क्या बनेगा यहां पर? तो हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं ना, तो इट इज दे। ठीक है, और इट का कहां का यूज होता है? देखो इट का यूज नॉन लिविंग के लिए, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना, नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, नवजात बेबी शिशु के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, इन सब के लिए इट आता है। और एक बात याद रखना कि इट का प्लूरल हमेशा क्या होगा? दे होगा। मतलब अगर एक नॉन लिविंग है तो इट, और बहुत सारी नॉन लिविंग है तो दे। एक जानवर है तो इट, बहुत सारे जानवर हैं तो दे। एक बच्चा है तो इट, और बहुत सारे बच्चे हैं तो दे। एक कीड़े मकोड़ा है तो इट, बहुत सारे हैं तो दे। तो इसीलिए इट का प्लूरल होता है दे। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। अब यहां इट क्यों लगाया? क्योंकि कितना कंट्री है यहां पर, एक ही तो कंट्री है सिंगुलर, तो इसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? इट इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका और पाकिस्तान दो कंट्री हैं, तो दो के लिए इट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दे। आई हैव अ हॉर्स इट गिव्स मी यमन सर्विस, तो हॉर्स एक है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा इट। बेबी वॉज क्राइंग, तो बेबी एक ही तो है, तो इसीलिए इसके लिए आंसर हो जाएगा इट। एक चींटी ने मुझे काट लिया, और चींटी एक है तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इट।
इट इज यूज टू डिनोट टाइम, वेदर। अच्छा, कुछ नेचुरल इवेंट होते हैं जैसे मौसम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, समय, ठीक है, इन सब के लिए भी इट का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, कई बच्चे वहां पर दिस कर देते हैं ना, दिस का इस्तेमाल नहीं होता, इन सब के लिए, नेचुरल इवेंट्स के लिए इट का इस्तेमाल होता है। इट इज रेनिंग, अब तुम अगर ये कहो ना दिस इज रेनिंग, दिस इज रेनिंग, तो ये गलत है, क्योंकि नेचुरल इवेंट के लिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए इट आता है। तो इट इज रेनिंग, इट इज विंटर नाउ, इट इज फेब्रवरी, इट इज 11 AM, इट इज फ्राइडे टुडे। ठीक, अब 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। क्या? द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक इट्स ऑब्लिक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब मैं पेपर में होता तो पता कैसे पकड़ता, रूलिंग पार्टी का मतलब है कितनी पार्टी है, यहां पर सिंगुलर है, और एक पार्टी के लिए देयर नहीं आएगा, देयर आता है प्लूरल के लिए, तो आंसर होगा इसका इट्स। अगर पार्टीज कह देता बहुत सारी, ठीक है, तो पार्टीज के लिए देयर आ जाता फिर। द ओनली ऑप्शन फॉर द पीएनबी, पीएनबी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो मॉडर्नाइज कर दे अपने ऑपरेशंस। किसके ऑपरेशन? पीएनबी के। तो पीएनबी एक ही बैंक है, तो इसीलिए आ जाएगा इट्स ऑपरेशंस। द ऑनगोइंग मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर कस्टमर्स। अच्छा, मर्जर कितनी कंपनीज का हो रहा है? 2 का, तो दोनों के कस्टमर्स पे प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों के कस्टमर्स की बात हो रही है, तो देयर कस्टमर्स। ठीक है, ये ना 2 कंपनीज। सेबी ने नोटिस जारी किया है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को और उनसे उनका एक्सप्लेनेशन मांगा है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखिए, मांगा तो सेबी ने है, बट किसका एक्सप्लेनेशन? सेबी का नहीं, कंपनियों का एक्सप्लेनेशन, तो इसीलिए हो जाएगा देयर एक्सप्लेनेशन। बैंक जो अपना टारगेट पूरा नहीं करते, कौन? बैंक्स। क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? देयर टारगेट्स। और लास्ट में है हमारा बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव तो मैं आपको पहले भी करा दूंगा हूं, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद प्लूरल नाउन लगता है और वर्ब लगती है सिंगुलर। जैसे कि ये देखो, ये सब्जेक्ट ऑब्लिगमेंट में भी पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, बस वहां मैं तुम्हें बार बार क्या पढ़ा रहा था कि जैसे ईच ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है? ईच। अब मैं यहां क्या बता रहा हूं कि ईच ऑफ में के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, क्योंकि जैसी वर्ब वैसा एडजेक्टिव। भाई यही तो कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है वर्ब और सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है एडजेक्टिव। तो एक चैप्टर में तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से एडजेक्टिव या प्रोनाउन कह दो। नाइदर ऑफ देम, तो उनमें से एक भी नहीं, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर, इसके हिसाब से वर्ब हो गई सिंगुलर, और इसी के हिसाब से देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ने से इस चैप्टर में बहुत फायदा मिला। ऑल द टीचर्स वर्क हार्ड, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, ऑल होता है मोर देन 2, सारे टीचर्स मेहनत करते हैं, मोर देन 2, और आइदर आता है 2 के लिए, तो इसीलिए आंसर होगा ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। बस एक्स्ट्रा नोट्स तो ये वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है भाई, तो आपका चैप्टर हो गया मेरे भाई फिनिश, खत्म। अब कल की क्लास में क्या करोगे? 50 होमवर्क के लिए वो दे दिए तुम्हें प्रोनाउन, और मैं तब तक सॉल्व नहीं कराता जब तक खुद से तुम ना कर लो, क्योंकि जब तक बच्चा खुद सॉल्व नहीं करेगा तब तक मेरे सॉल्व कराने का मतलब है टाइम वेस्ट, क्योंकि मेरे सॉल्व कराने से सिर्फ मेरा फायदा होगा, और मेरा फायदा नहीं कराओ, क्योंकि मैं तो 12 साल से प्रैक्टिस ही कर रहा हूं और करवा रहा हूं।
तो अपना फायदा करो, जाके 50 क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो, और फिर उसका सॉल्यूशन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो कल की क्लास में हम बताओ क्या करेंगे, वो कैब या PQRS, बताओ, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अरे बाबा, PQRS की भरमार। ठीक है, तो कल हम करेंगे PQRS। ये चैप्टर अपना रिवाइज कर लेना, और ना भी करो तो सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चंस लगा लो, क्वेश्चंस में ही चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 50 के 50 फटाक से उड़ा दो, एक एक क्वेश्चन, या तो फोटोकॉपी निकाल लो या वहीं पे देख के आंसर की लिखते चलो। ठीक है भाई, ठीक है, तो कल मिलेंगे आप लोगों को सेम टाइम पे विद PQRS। और PQRS की शाम को 8-9 बजे से पहले पहले आपको PDF डाल दूंगा, कल उसको सॉल्व करके आना, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जय हिंद।